हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 8 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई हैव टू मेक वन अनाउंसमेंट टुडे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम फ्रॉम 20th ऑफ मार्च, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस का होल सिलेबस कवर किया जाएगा। सो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसके लिए आपको यहाँ पर यूपीएससी एनालाइजर का मेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक और चैनल का नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर मेन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको एक पिंड कमेंट या पिंड मैसेज दिखेगा। तो उस पिंड कमेंट में एक लिंक होगा जिसके थ्रू आप यहाँ पर यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। एंड द थिंग इज, सिर्फ वही स्टूडेंट्स यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना, दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड इन मेंटरशिप प्रोग्राम, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू ज्वाइन दैट ग्रुप। अब हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ में कीव, आपको पता है कीव की लोकेशन कहाँ है, खार्किव कहाँ है, और यहाँ पर सूमी इज़ क्लोजर टू द रशियन बॉर्डर। तो ये सारी लोकेशंस आपको पता है। यहाँ पर जो सेकंड न्यूज़ है, रुपी क्रैश कर गया है, जो मार्केट्स हैं वो क्रैश कर गए हैं। अब इसका रीज़न यही है कि जो इंटरनेशनल ऑयल सप्लाईज़ है उनमें डिसरप्शन आने वाला है। इसके अलावा रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रशियन ऑयल के ऊपर भी सैंक्शंस लग रहे हैं, और यहाँ पर जो मार्केट है वो क्रैश कर गया है। अब फर्स्ट पेज पर इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर जो सेकेंड न्यूज़ है, जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ब्रॉडन किया जा रहा है, और उसमें यहाँ पर मेंटल हेल्थ को भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो अब अच्छी बात ये है कि अब यहाँ पर पब्लिक अरीना में भी मेंटल हेल्थ को डिस्कस किया जा रहा है कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी यहाँ पर फिजिकल हेल्थ है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर डिफेमेशन को हम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो डिफेमेशन क्या होता है? इट इज़ द कम्युनिकेशन ऑफ ए फॉल्स स्टेटमेंट दैट हार्म्स द रेपुटेशन ऑफ ए इंडिविजुअल पर्सन, बिजनेस, प्रोडक्ट, ग्रुप, गवर्नमेंट, रिलीजन और नेशन। मानहानि को ही डिफेमेशन कहते हैं। जो डिफेमेशन है वो यहाँ पर दो तरीके का हो सकता है, सिविल डिफेमेशन और यहाँ पर क्रिमिनल डिफेमेशन। अब जो क्रिमिनल डिफेमेशन है वो सेक्शन 499 ऑफ द आईपीसी में डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पर जो सिविल डिफेमेशन है वो कहीं भी डिफाइंड नहीं है। वो बेसिकली टॉर्ट लॉ के बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि क्या यहाँ पर सिविल डिफेमेशन होगा। टॉर्ट लॉ क्या होता है? तो जैसे जैसे केस आते जाते हैं उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि क्या क्या सिविल डिफेमेशन में इंक्लूड किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम सेक्शन 499 में क्या लिखा हुआ है ये देख लेते हैं। सेक्शन 499 states defamation could be through words spoken or intended to be read through signs and also through visible representations। अब सेक्शन 499 में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी पब्लिक सर्वेंट ने करप्शन किया है और उसकी रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है कि हाँ इसने करप्शन किया है, या फिर सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है कि हाँ इसने करप्शन किया है, तो इसको डेफेमेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सच्चाई है और सिर्फ सच्चाई ही यहाँ पर पब्लिश की जा रही है। तो दीज इंक्लूड imputation of truth which is required for the public good and thus has to be published on the public conduct of government officials, the conduct of any person। सेक्शन 499 में जो एक्सेप्शन है वो हमने डिस्कस कर लिया। जो सेक्शन 500 है वो यहाँ पर डिफेमेशन में क्या पनिशमेंट होगा उससे डील करता है। मिसयूज ऑफ द लॉ एंड द कंसर्न्स एसोसिएटेड, तो यहाँ पर डिफेमेशन का हेरेसमेंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इंडिया में जो लीगल प्रोसीजर्स है वो इतने ज़्यादा कम्बरसम है कि यहाँ पर केस सॉल्व होने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में डिफेमेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ही बताया है। तो कोर्ट अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शंस 499 एंड 500। तो आपको डिफेमेशन ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 499 और सेक्शन 500 ऑफ द आईपीसी यहाँ पर डिफेमेशन से डील करता है। डिफेमेशन यहाँ पर दो टाइप्स का हो सकता है, सिविल डेफेमेशन और यहाँ पर क्रिमिनल डेफेमेशन। जो यहाँ पर सेक्शन 499 है वो यहाँ पर क्रिमिनल डेफेमेशन को डिफाइन करता है, लेकिन यहाँ पर जो सिविल डेफेमेशन है वो यहाँ पर टॉर्ट लॉ के बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि क्या यहाँ पर सिविल डेफेमेशन में इंक्लूड होगा। चाइना वार्म टू रशिया बट मे वर्क विद यूएस एज पार्ट ऑफ ग्लोबल एम्बिशन। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि अभी ये जो यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस चल रही है उसको यहाँ पर जो बीजिंग है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह यूज़ कर रहा है कि अगर यहाँ पर बीजिंग ने ताइवान को इन्वेड किया तो बीजिंग के साथ क्या किया जा सकता है। यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर बीजिंग के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाएंगे। इससे क्या बीजिंग कोप अप कर पाएगा? एक तो ये बीजिंग को एक ब्लूप्रिंट मिल रहा है। दूसरी बात, रशिया के जो अभी इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर चाइना को लेके जितने अकोमोडेटिंग है उतना कोई और अगर रशिया में प्रेसिडेंट आता है तो वो इतना ज़्यादा अकोमोडेटिंग नहीं होगा। अब ये बात इसीलिए बोली गई है क्योंकि अगर हम अभी देखें तो कोई भी रशिया में नहीं चाहता है कि वो चाइना का एक जूनियर पार्टनर बन के रहे। तो आई वुड थिंक इट्स कंसर्न इज़ द शॉर्ट टू मीडियम टर्म इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ द रशियन गवर्नमेंट। अब जो रशियन गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है वो भी अभी खतरे में, क्योंकि रशिया के लोग ही अपने प्रेसिडेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि रशिया में सैंक्शंस लग गए हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जो रूबल है वो यहाँ पर क्रैश कर गया है। तो लोग ही यहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सरकार भी गिर सकती है।
तो यही बेसिकली प्रॉब्लम है यहाँ पर कि रशिया में अभी इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पर बने रहें, तभी यहाँ पर चाइना के लिए फ़ायदा है। अभी हमने कुछ टाइम में देखा है कि रशिया और चाइना की बॉन्ड कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो चाइना है वो सेलिब्रेट कर रहा था 50th एनिवर्सरी ऑफ द हिस्टोरिक यूएस चाइना शंघाई कम्युनिक। तो आज से 50 साल पहले 1972 में यूएस और चाइना ने अपने जो टाइज है उनको नॉर्मलाइज किया था। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि बीजिंग के लिए अभी भी यूएस इंपॉर्टेंट है। बीजिंग चाहता है कि यूएस के साथ जो यहाँ पर रिलेशंस हैं वो इन दोनों के वापस से नॉर्मल हो जाएं। इसके अलावा जो बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव है जो बाइडन का, तो यहाँ पर चाइना का ये कहना है कि हम उससे भी जुड़ना चाहते हैं जो बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव है। इसके अलावा चाइना ने अपना डिफेंस बजट 7.1% से बढ़ा दिया है। चाइना ने अपना यहाँ पर फर्स्ट मिलिट्री बेस बना रखा है जिबूती में। तो यहाँ पर चाइना के ओवरसीज़ इंटरेस्ट है और चाइना 2013 में बता भी चुका है इस बात को कि हमारे ओवरसीज़ इंटरेस्ट हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, तो यहाँ पर हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। ऑयल स्पाइक एंड स्टैगफ्लेशन। तो ऑयल स्पाइक है, ये आपको पता है, ब्रेंट क्रूड का प्राइस जो है वो $140 पर बैरल पहुंच चुका है। अब इंडिया जो है 84% अपने टोटल ऑयल डिमांड को इंपोर्ट से फुलफिल करता है। तो इंडिया 84% जो ऑयल डिमांड है उसको इंपोर्ट से फुलफिल करता है। तो डोमेस्टिक ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट ने टैक्सेस कट नहीं किया तो हमें मार्केट में भी इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। अब अगर मार्केट में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया के लोगों की परचेजिंग पावर है वो कम होगी। अगर परचेजिंग पावर कम होगी तो डिमांड कम होगी। अगर डिमांड कम होगी तो गुड्स और सर्विसेज भी कम प्रोड्यूस होंगे। गुड्स सर्विसेज कम प्रोड्यूस होंगे तो ज़्यादा लोगों की फैक्ट्री में ज़रूरत नहीं होगी। ज़्यादा लोगों की फैक्ट्री में ज़रूरत नहीं होगी तो उनको फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा। तो फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग डिमांडेड विल देन डिसइंसेंटिवाइज बिजनेसेस फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन न्यू कैपेसिटीज़, जिसकी वजह से यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो लोगों की और ज़्यादा इनकम्स कम हो जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पर एक विशियस साइकिल बन जाएगा। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो यहाँ से वर्ड से ही क्लियर, स्टैग मतलब स्टैग्नेंट, ग्रोथ भी नहीं हो रही। इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन भी है और ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन तब होता है जब ग्रोथ हो रही होती है। ग्रोथ हो रही होती है तो यहाँ पर लोगों के हाथों में पैसा आता है। लोगों के हाथों में पैसा आता है तो लोग यहाँ पर डिमांड करते हैं। तो लोग यहाँ पर डिमांड करते हैं, इसीलिए हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो नॉर्मल सिनेरियो ये होना चाहिए कि इन्फ्लेशन तब होता है जब ग्रोथ यहाँ पर दिखती है। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ग्रोथ भी ना हो और इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ हो, जैसे कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हमें देखने को मिलेगा। तो स्टैगफ्लेशन आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब 1970s में स्टैगफ्लेशन आया था जब ओपेक वाले कंट्रीज़ थे। तो ओपेक वाले कंट्रीज़ ने क्या किया, क्रूड ऑयल की सप्लाई को यहाँ पर डिसाइड किया कि हम कट कर देते हैं। जब इन्होंने क्रूड ऑयल की सप्लाई को कट किया तो यहाँ पर सप्लाई कम हो गई लेकिन डिमांड तो उतनी ही रही। तो सप्लाई कम हो गई जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइसेस बढ़ने लग गए और यहाँ पर स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन देखने को मिली थी। और वही फिर से विटनेस होने में हो सकता है और इंडिया में भी हो सकता है कि स्टैगफ्लेशन हो जाए। तो आपको यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि स्टैगफ्लेशन होता क्या है। आगे हम चलते हैं द लेगेसी ऑफ सावित्रीबाई एंड ज्योतिराव फूले। तो ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, महात्मा ज्योतिराव एंड सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने पाथ ब्रेकिंग काम किया था फॉर वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स राइट, इसके अलावा कास्ट एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए। 1848 में जब यहाँ पर ज्योतिराव फूले 21 ईयर्स के थे और उनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फूले वो 18 ईयर्स की थी, तब इन्होंने एक स्कूल खोला था फॉर गर्ल्स। इसके अलावा इन्होंने एक केयर सेंटर भी खोला था फॉर प्रेग्नेंट विडोज एंड द बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, होम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड इन देयर हाउस। इसके अलावा इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ट्रुथ सीकर सोसाइटी, सत्य शोधक समाज, जिन्होंने काम किया था जो भी ट्रेडिशंस हैं उसके अगेंस्ट सोशल चेंज लाने के लिए, जैसे कि लेस एक्सपेंसिव वेडिंग्स, इंटरकास्ट मैरिज, इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड विडोरे मैरिज। तो ये आपको पता होना चाहिए, सत्य शोधक समाज जिसको बोलते हैं ट्रुथ सीकर सोसाइटी, और इन्होंने काम किया था फॉर सोशल चेंज गोइंग अगेंस्ट प्रेवलेंट ट्रेडिशंस, जैसे कि लेस एक्सपेंसिव वेडिंग्स को यहाँ पर इन्होंने प्रमोट किया था, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया था, विडोरे मैरिज को प्रमोट किया था। अब यहाँ पर दो कमीशन हम पढ़ेंगे। एक कमेटी बनी थी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाई थी, a committee headed by VP Rajmannar, former Madras High Court Chief Justice, which in its report submitted in 1971 इन्होंने रिकमेंड किया था कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को यहाँ पर ठीक करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश की जानी चाहिए तुरंत। अब यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 263 बात करता है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप कर सकता है अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि इंटर स्टेट काउंसिल के इस्टेब्लिश करने की वजह से जो यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट है वो सर्व होगा।
अब इस आर्टिकल में बेसिकली यही बताया कि सेंटर और स्टेट में अभी हमें फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है, तो पहले भी ये फ्रिक्शन हमें देखने को मिला है। तो उस समय यहाँ पर 2 कमिटीज़ बनाई गई थी, एक तो यहाँ पर बनाई गई थी राजमन्नार कमेटी और दूसरी यहाँ पर सरकारिया कमीशन बनाई गई होगी। ये दोनों ही आपने लक्ष्मीकांत में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जो पीवी राजमन्नार थे, इन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसको यहाँ पर जल्द से जल्द इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश भी किया गया 1990s में। फिर यहाँ पर सरकारिया कमीशन बनाई गई थी बाय द इंदिरा गांधी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, लेकिन उसकी जो रिकमेंडेशन है वो अभी तक पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं की गई। तो आपको यहाँ पर 2 कमीशन पता होनी चाहिए, सरकारिया कमीशन और यहाँ पर एक है पीवी राजमन्नार। अब इनकी क्या रिकमेंडेशंस थी ये डिटेल में आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। द क्योर एट होम। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया जो बच्चे हैं वो फॉरेन में क्यों पढ़ने जाते हैं, जैसे मेडिकल एजुकेशन के लिए बच्चे यूक्रेन जाते हैं, फिलीपींस जाते हैं, रोमानिया जाते हैं, तो क्यों जाते हैं। अब ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने ये बोला है कि अभी ये जो यूक्रेन से स्टूडेंट्स वापस आए हैं, तो यूक्रेन से जो स्टूडेंट्स वापस आए हैं उनको इंडिया में ही कोर्स कंप्लीट किया जाने दिया जाए। तो ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज़ रिटन टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिक्वेस्टिंग द सेंटर टू डायरेक्ट द नेशनल मेडिकल कमीशन टू इंश्योर अनइंटरप्टेड एजुकेशन फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि यूक्रेन से आए हैं, क्योंकि ऐसे हालात नहीं है कि 1-2 साल में वो वापस जा पाएँ, क्योंकि वॉर टॉर्न कंट्री है। तो ऐसे में उनको यहाँ पर एजुकेशन कंप्लीट की जानी चाहिए। 18,000 इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि यूक्रेन के वॉर जोन में फंसे हुए हैं, तो इतने बच्चे यहाँ पर गए थे मेडिकल एजुकेशन करने। जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं इंडिया में अवेलेबल वो बहुत ज़्यादा कम है, लगभग 16 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं नीट का, लेकिन जो सीट्स हैं वो यहाँ पर 88,000 है। कुछ बढ़ गई थी, कुछ साल पहले 89,000 हो गई थी, लेकिन तब भी हम देखें तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं उनके कंपेरिजन में सीट्स अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। चाइना, रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, फिलीपींस एंड कजाकिस्तान, तो यहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। ऑन रिटर्न जब वो वहाँ से वापस आते हैं और इंडिया में अगर उनको मेडिसिन प्रैक्टिस करना है तो उनको यहाँ पर एक एग्ज़ाम देना होता है, FMGE फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, लेकिन उसका पासिंग रेट बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 20% स्टूडेंट्स ही हैं जो इसको पास कर पाते हैं। तो 100 में से 20 बच्चे ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। अब उसकी वजह से जो यहाँ पर बच्चे आते हैं वो वापस से उनकी ट्रेनिंग होती है, वो कोचिंग में यहाँ पर जाते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर ट्रेन हो सकें और उसके बाद एग्ज़ाम को पास कर सकें। तो उसकी वजह से एक और इंडस्ट्री बढ़ रही है कि वहाँ से फ़ॉरेन से कोई पढ़कर आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर और कोचिंग कर रहा है, उसके बाद ही वो इस एग्ज़ाम को पास कर पा रहा है। अब ऐसा क्यों देखा गया कि वहाँ से जो बच्चे पढ़कर आते हैं उनके लिए एग्ज़ाम निकालना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है। पहली बात तो सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफ़र है, वहाँ पर वो डिजीज़ पढ़ाई जाती है जो कि उस एरिया में प्रेवलेंट है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं यूक्रेन में, उनको यहाँ पर मलेरिया या काला अज़र के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, वो इंडिया के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है क्योंकि वो इस एरिया की डिजीज़ है, यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। तो ये एक रीज़न हो गया। दूसरी बात, जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। तीसरी बात, जो इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश में नहीं दी जाती, तो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज नॉट इंग्लिश। तो इन कुछ रीजंस की वजह से वो जो बच्चे होते हैं उनके लिए एग्जाम्स पास करना डिफिकल्ट हो जाता है इंडिया में आकर। द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन इन इंडिया यूज टू कवर द वास्ट सिलेबस इनकम्पसिंग द एंटायर गैमूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो अब किया क्या जा सकता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना मेडिकल करियर इंडिया में ही इस्टेब्लिश कर लें, क्योंकि इंडिया में डॉक्टर्स की ज़रूरत तो है। अगर हम देखें तो इंडिया में सिर्फ 4.8 फुली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं पर 10,000 पॉपुलेशन, तो हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत तो है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, तो इट इज़ एसेंशियल दैट वी इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें यहाँ पर गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को यहाँ पर फैसिलिटेटर का रोल प्ले करने की ज़रूरत है। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल फैकल्टी इज़ अ क्रिटिकल बैरियर। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी दिया तो एक प्रॉब्लम है कि फैकल्टी कहाँ से लाओगे इतनी। तो फैकल्टी यहाँ पर लाई जा सकती है, वो फैकल्टी कैसे लाई जाएगी, तो यहाँ पर कॉमन क्लासरूम्स कैन बी क्रिएटेड बाय वर्चुअली लिंकिंग सेवरल ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस इन द स्टेट। तो यहाँ पर आज सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो उस डिजिटल का फ़ायदा उठाना चाहिए और यहाँ पर जो क्लासरूम्स उनको लिंक किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो सेम टीचर है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर को डिलीवर कर सके। बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियली असिस्ट किया जाए ताकि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनका यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाए। अब NMC इनको अलाउ कर दे कि ये यहाँ पर ही आगे की एजुकेशन पूरी कर लो और यहाँ के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे दे, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों ने नीट क्लियर किया लेकिन उसके बाद भी वो कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाए और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिशन नहीं मिला, तो बेसिकली वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि आप इनको क्यों एडमिशन दे रहे हो। तो इसकी वजह से एक ऑप्शन सिर्फ यही बचता है, जो गवर्नमेंट है उनको BSc पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में इनरोल कर लें, क्योंकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी बात करता है कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कार्डर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर BSc पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में उनको इनरोल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में उनको एडमिशन नहीं दिया जा सकता है। आगे हम चलते हैं, रिविजिटिंग डेटरेंस इन एशिया। तो ये आर्टिकल लिखा है C राजामोहन सर ने। तो ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर मैंने रीड किया है और क्योंकि ये मेरे फेवरेट ऑथर हैं तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो इंडिया में
अभी क्या किया रशिया ने न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश की कि अगर यहाँ पर किसी भी कंट्री ने इस कन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर किया तो यहाँ पर हम न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। अब ऑथर ने यही बताया है कि इसकी वजह से जो लैंडस्केप है वो कैसे चेंज हो सकता है। सो फॉर दोज फेसिंग चाइनीज रेथ इन एशिया इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू बाय इनटू द प्रपोजिशन दैट रशिया वुड हैव थॉट ट्वाइस बिफोर इन्वेडिंग यूक्रेन इफ कीव हैड न्यूक्लियर वेपन्स। तो आपने सुना होगा, आपने अपने फ्रेंड से भी सुना होगा कि बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन होता, अगर यूक्रेन ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम नहीं किया होता, तो जो रशिया है वो इन्वेड करने से पहले 2 बार सोचता। इन एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट लास्ट वीक शिंजो आबे, तो जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने बात की कि नेशनल डिबेट होना चाहिए कि जापान के पास भी न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। जो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन है वो यहाँ पर जापान को मिल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट तो है अमेरिका और जापान के बीच में, लेकिन जापान चाहता है कि जो न्यूक्लियर वेपन हो वो जापान खुद भी होस्ट करे। इसके अलावा जो साउथ कोरिया है वो यहाँ पर बात कर रहा है कि कैसे हम न्यूक्लियर डिटरेंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। जो ऑस्ट्रेलिया वो यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहा है। तो हमें ये पता चल रहा है कि सारे ही कंट्रीज़ यहाँ पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मॉस्को इज ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर 2 न्यूक्लियर वेपन पावर्स इन द यूरोप। तो मॉस्को को भी पता है कि 2 न्यूक्लियर वेपन पावर्स, एक है ब्रिटेन, एक है फ्रांस यूरोप में। इसके अलावा यहाँ पर यूएसए के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। इसके अलावा यूएसए का बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट है, जैसे कि Belgium, Germany, Italy and the Netherlands. Europe's immediate focus in the wake of the Russian aggression against Ukraine is not nuclear weapons. तो यहाँ पर यूरोप को क्या करना चाहिए, यूरोप का इमीडिएट फोकस क्या होना चाहिए कि कैसे हम अपने कन्वेंशनल डेटरेंस को और ज़्यादा मजबूत करें। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो पुतिन भी है वो भी न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने वाले नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश करें ताकि यहाँ पर कोई भी थर्ड कंट्री कन्फ्लिक्ट में ना इंटरफेयर करे। इन एशिया सिमिलर ट्रेंड्स आर अनफोल्डिंग। अब जो चाइना है वो क्या कर रहा है, अब चाइना एमुलेट करने की कोशिश करेगा रशिया को। जैसे कि यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन में इन्वेट किया, वैसे ही चाइना यहाँ पर ताइवान में इन्वेट कर सकता है। तो आफ्टर ऑल चाइना हैड बीन निबलिंग अवे एट द टेरिटरीज ऑफ इट्स नेबर। तो यहाँ पर चाइना जो है, चाइना का इंडिया के साथ बॉर्डर क्लैश चल रहा है। इसके अलावा चाइना ने पूरी तरीके से हांगकांग को तो फोर्सिबली ले ही लिया है। तो ब्रिटिश हांगकांग को देकर गए थे 1 कंट्री 2 सिस्टम्स के अंदर, लेकिन चाइना कैसे जो भी डेमोक्रेटिक सेटअप मिला हुआ हांगकांग को, चाइना ने फोर्सिबली उसको पूरी तरीके से स्नैच कर लिया है। लास्ट मंथ्स ट्विन डेवलपमेंट्स हैव ओनली शार्पन दीज कंसर्न्स। पहला ये कि चाइना और रशिया की बारहमी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। दोनों कंट्रीज़ ने बात किया जो हमारी अलाइंस उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, हमारी अलाइंस ऐसे ही बढ़ती जाएगी। और दूसरी बात, जो ताइवान है वो यूक्रेन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो ताइवान है वो हार्ट ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक पे है। तो यहाँ पर अमेरिका ने अभी तक ऐसी कोई गारंटी नहीं दी है कि अगर चाइना इन्वेट करेगा तो क्या यहाँ पर जो अमेरिका है वो अपनी मिलिट्री भेजेगा। तो एज द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन बिगेन, एबे कॉल्ड फॉर एन अनएम्बिगुअस अमेरिकन कमिटमेंट टू डिफेंड ताइवान। तो यहाँ पर अमेरिका को कमिट करना पड़ेगा कि ताइवान को उसको डिफेंड करना है। तो इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए, डिस्कॉर्स होना चाहिए। तो देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न इन द रीजन अबाउट वेदर द यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला और द सो कॉल्ड एक्सटेंड डेटरेंस विल वर्क अगेंस्ट द रैपिडली ग्रोइंग मिलिट्री पावर एंड न्यूक्लियर क्लाउड ऑफ चाइना। तो ऐसे में कन्वेंशनल डेटरेंस को भी और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। ऑन द न्यूक्लियर फ्रंट द डिबेट इन जापान एंड साउथ कोरिया। तो यहाँ पर जापान और साउथ कोरिया दोनों ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर और ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया वो यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहा है। तो यूएस टू इज डिबेटिंग विद द डिप्लॉयमेंट ऑफ द न्यू स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम इन एशिया दैट माइट काउंटरेज चाइना टू पॉज बिफोर ट्राइंग टू एमुलेट रशियाज यूक्रेन एडवेंचर। तो रशिया यहाँ पर जो यूक्रेन में कर रहा है, चाइना उसको इन्वेड ना करे, चाइना उसको एमुलेट ना करे और यहाँ पर ताइवान के ऊपर इन्वेड ना करे। तो उसके लिए यहाँ पर डेटरेंस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है डेमोक्रेसी फॉर हर, तो इसमें ये बताया गया है, अगर आप देखो कोविड-19 में तो ऐसी बहुत सारी विमेन लीडर्स आई जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कोविड-19 पैंडेमिक से डील करने में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर न्यूजीलैंड में जैकिंडा आर्डन, इसके अलावा जो ताइवान की ज़ाइंग वेन, के शैलजा जो कि केरला की हेल्थ मिनिस्टर थी। तो ये हमें समझ आ रहा है कि विमेन लीडर्स ने अपना यहाँ पर दिखाया कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा केपेबल हैं। लेकिन ये हमें ऊपर की रियलिटी दिख रही है। अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब ग्राउंड रियलिटीज़ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि विमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ही नहीं है। विमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है, विमेन का यहाँ पर की मैनेजमेंट डिसीजंस में विमेन का कोई रोल नहीं है। तो साउथ एशिया में हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ विमेन हेड ऑफ स्टेट्स मिलते हैं, लेकिन अगर हम देखें विमेन का पार्टिसिपेशन कितना है एट द ग्राउंड लेवल तो वो बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर यही बताया गया, हाउ एवर दिस सीमिंगली एम्पावरिंग इमेज, जैसे आपको लगेगा कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर विमेन रह चुकी है, तो ये आपको इमेज तो जो दिख रही है एम्पावरिंग इमेज, वो यहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं दर्शाती है। तो हाउ एवर दिस सीमिंगली एम्पावरिंग इमेज इज डिसप्रूव्ड व्हेन वी टेक अ ब्रॉडर व्यू ऑफ द इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल कंडीशन ऑफ द विमेन इन द रीजन। तो जो विमेन है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में उनका बहुत ही अंडर रिप्रेजेंटेशन है,
डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में यहाँ पर विमेन का पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जब यहाँ पर मैरिजेबल एज बढ़ाने की बात की जा रही है तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी उसमें सिर्फ एक ही विमेन है। इसके अलावा 33% विमेन हो लोकसभा में, उसके लिए आगे और 40 साल लग जाएंगे। However, there are two main points to be noted here. जो विमेन करेंटली इंडिया में देखा जाए तो 14.6% जो एमपीज़ है लोकसभा में वो यहाँ पर विमेन है, और ये हिस्टोरिक हाई है जब यहाँ पर 14%, और हम बात करते हैं 33% 50% की, और यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ अभी 14%, और वो भी हिस्टोरिक हाई है। वेस्ट बंगाल अंडर ममता बनर्जी और उड़ीसा अंडर नवीन पटनायक, जिन्होंने वॉलंटरी पार्लियामेंट्री कोटाज दिए हैं, 40% जो कैंडिडेट्स है वो विमेन है उड़ीसा में, और जो 33% विमेन कैंडिडेट्स थे वो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में विमेन थी। इंटरेस्टिंगली अगर हम इंडिया और बांग्लादेश में देखें तो प्रेजेंस विमेन की फील हुई है। द प्रेजेंस ऑफ विमेन मे बी मोर पावरफुली फेल्ट एज वोटर्स देन एज कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर जो विमेन का वोट है, विमेन ज़्यादा वोट देने जाती है एज कम्पेयर टू मैन। अब ये हमें डेटा से पता चला 1962 में जो मेल वोटर टर्नआउट था वो 16 परसेंटेज पॉइंट हायर था विमेन से, लेकिन अगर हम 2019 लोकसभा में देखें तो विमेन पार्टिसिपेशन एक्सीडेड दैट ऑफ मैन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो विमेन अपने वोटिंग राइट्स को ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हैं, तो विमेन एज अ सिटीजन अपनी ड्यूटीज़ को ज़्यादा समझ रही हैं और अपनी सिटीजनशिप राइट्स को ज़्यादा असर्ट कर रही हैं। तो ग्रोइंग टर्नआउट ऑफ विमेन वोटर्स, अब ज़्यादा विमेन वोटर्स टर्नआउट होती हैं, इसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी यहाँ पर विमेन की प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं और उसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादातर यहाँ पर स्कीम्स मिल जाएंगी जो कि विमेन सेंट्रिक होती हैं। द टीएमसी रैन एंड हाईलाइटेड मेनी विमेन सेंट्रिक स्कीम्स, जिसकी वजह से उनको फिर से विक्ट्री देखने को मिली। फॉर एग्जाम्पल स्वास्थ्य साथी, इसके अलावा कन्याश्री प्रकल्पा, रूपाश्री प्रकल्पा। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी डीबीटी स्कीम्स है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये भी मेनली विमेन वोटर्स को ही टारगेट करता है। और यहाँ पर जो मैटरनिटी बेनिफिट बिल था उसमें जो मैटरनिटी लीव थी वो 26 वीक्स की कर दी गई थी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 12 वीक्स। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये बात समझ आ रही है कि विमेन का वोटर परसेंटेज ज़्यादा है, विमेन का वोटर टर्नआउट यहाँ पर ज़्यादा है, इसीलिए वो भी यहाँ पर विमेन वोटर्स को ही टारगेट कर रहे हैं। अब एक यही है कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल है उसको यहाँ पर पास कर देना चाहिए और विमेन को यहाँ पर 33% कोटा दे देना चाहिए। आगे हम चलते हैं। मेजर कार्ड नेटवर्क्स गो ऑफलाइन इन रशिया। तो कल मैंने आपको बता दिया था कि वीज़ा और मास्टर कार्ड ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं रशिया में। उसके बाद रशिया ने अपना यहाँ पर जो मीर नेटवर्क उसको यूज़ करेगा, बाकी यहाँ पर चाइना को जो यूनियन पे कार्ड सिस्टम उसको यूज़ करेगा। रूबल यहाँ पर क्रैश कर गया, ये तो मैंने आपको बता दिया था। बाकी यहाँ पर रशिया के ऊपर और ज़्यादा सैंक्शंस लग गए हैं। तो यहाँ पर एक्सपोर्टर्स बात कर रहे हैं कि हम रशिया के साथ रूबल में अगर ट्रेड करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि डॉलर में तो ट्रेड कर नहीं सकते क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए हैं। तो इंडस्ट्री हैज़ प्रपोज रूबल ट्रेड इज़ एन ऑप्शन टू कंटिन्यू ट्रेड, पर यहाँ पर गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या डिसीजन ले वो देखने वाली बात होगी। बाकी ऑफिशियल्स ने यही बोला कि हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं और इसके अलावा एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स करते हैं, तो जिसकी वजह से अगर हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो जाएंगे। नेक्स्ट है बांग्लादेश के साथ जल्दी सेपा एग्रीमेंट हो सकता है, तो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ हो सकता है। बाकी हमने $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश को ऑफर किया था, इसकी वजह से हम कोशिश करेंगे कि जो बांग्लादेश है उसके साथ यहाँ पर जॉइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन हो सके, तो जॉइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन करने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पर बांग्लादेश के साथ सेपा भी साइन हो सकता है, तो जब भी होगा हमें पता चल जाएगा। इक्वलाइजेशन लेवी, ये क्या होता है इक्वलाइजेशन लेवी, ये हम डिस्कस करेंगे। तो इक्वलाइजेशन लेवी इज एम्ड एट टैक्सिंग फॉरेन कंपनीज विच हैव अ सिग्निफिकेंट लोकल क्लाइंट बेस इन इंडिया। तो वो फॉरेन कंपनीज जिनका जो क्लाइंट बेस है वो यहाँ पर इंडिया है, लेकिन वो ऑफशोर यूनिट्स में बिलिंग करती हैं ताकि उनको इंडिया में टैक्स ना पे करना पड़े। तो इक्वलाइजेशन लेवी उन फॉरेन कंपनीज को टैक्स करना जिनका क्लाइंट बेस तो इंडिया है, लेकिन वो यहाँ पर बिलिंग ऑफशोर यूनिट्स में करती हैं ताकि इंडिया में उनको टैक्स ना पे करना पड़े। तो जो इक्वलाइजेशन लेवी है 6% का लगाया जाता था, 2016 से ही लगाया जाना शुरू कर दिया गया था। जो भी पेमेंट 1 लाख रुपये से ज़्यादा है और यहाँ पर जो नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर को पे किए जा रहे हैं फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, बाद में यहाँ पर इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया और यहाँ पर जो इक्वलाइजेशन लेवी वो 2% का लगाया गया और फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट किया गया, जिसके चलते जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उनको भी यहाँ पर 2% का इक्वलाइजेशन लेवी देना पड़ेगा अगर वो कोई भी गुड्स और सर्विसेज इंडिया में बेचते हैं। तो अमेंडमेंट्स टू द फाइनेंस एक्ट 2020 हैड एक्सपेंडेड द एम्बिट ऑफ द इक्वलाइजेशन लेवी फॉर नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि यहाँ पर सप्लाई करते हैं, तो इन्वॉल्व इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवी 6% का लगाया जाता था उन फॉरेन कंपनीज के ऊपर जो कि उनका क्लाइंट बेस तो इंडिया में है, लेकिन वो यहाँ पर ऑफशोर यूनिट्स में बिलिंग करते हैं ताकि इंडिया में उनको टैक्स ना पे करना पड़े। बाद में ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी 2% का टैक्स देना था इक्वलाइजेशन लेवी, जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट किया गया और यहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवी 2% लगाया गया ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर। तो आई होप आपको आज का न्यूज़ पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।